मिला किससे? हमें फादर से मिला, तो हमारे लिए हो सकता है फादर को मदर से मिलो, तो फादर के लिए। जैसे गर्ल्स के केस में आपको एक एक्स फादर से मिलते हैं, वो आपके लिए पैटर्नल है बट फादर के लिए मैटरनल था। डन। और अपना तो मैटरनल ही होता है, नहीं समझे रे? अपना तो एक्स है बट मदर के लिए कुछ भी हो सकता है, मदर के लिए तो हमारे लिए वो मैटरनल है। अच्छा, म्यूटेशन वाला काम पूरा कर लिया सबने? वो फुल फ्लो चार्ट हो गया? किसी में कोई डाउट? दो दो को एक साथ करके चलोगे, है ना, नहीं तो भूल जाओगे बीच में। दो दो चीजें एक साथ। पहले क्रोमोजोमल जीन में क्या अंतर है, फिर एबिरेशन जीनोमेटिक में क्या अंतर है, यूप्लोडी एनिप्लोडी में क्या अंतर है, हाइपर हाइपो में क्या अंतर है, ऑटो एलो में क्या अंतर है ना, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेमशीट में क्या अंतर है। ठीक है, वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओके, चलो अब कंटिन्यू करेंगे। हाँ कंटिन्यू। सैटेलाइट डीएनए, वो तुमने वो डायग्राम नहीं बनाया क्या, मेजर पीक माइनर पीक वाला? क्यों ये वाला क्यों नहीं बनाया, मेजर पीक माइनर पीक? बावले बच्चों, जगह छोड़ो उसकी। हाँ बच्चों, बोर्ड पर सैटेलाइट डीएनए अभी करते हैं, अभी करवाते हैं। स्टार्ट बच्चों। सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप। सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप। सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ, क्या करूं, क्या बंद कर दूं? लपड़ मारो खींच के, वॉइस बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, है एक जन सर सांसें बंद कर दो। बोर्ड पर, केवल बोर्ड पर। हाँ बच्चों बोर्ड पर आओ। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए? टैंडम रिपीट। व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए? अब एनसीईआरटी कहती है कि ये सैटेलाइट डीएनए जो है ना, ये दो तरह का है। एक है माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट। दो तरह का है, एक तो है माइक्रो सैटेलाइट और एक है मिनी सैटेलाइट, है ना। अभी आप दोनों तरफ माइक्रो और मिनी वर्ड छोड़ दो, माइक्रो मिनी नहीं पढ़ेंगे। क्या है ये? इसका मतलब ये टेंडम रिपीट है और ये भी, मतलब है तो दोनों टेंडम रिपीट, है तो दोनों ही। ये क्या है? टेंडम रिपीट और ये भी। अब माइक्रो और मिनी वर्ड जोड़ो, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि माइक्रो और मिनी किस रेफरेंस में आएगा, लेंथ की रिस्पेक्ट में आएगा। किसकी लेंथ में आएगा? मतलब ये भी टेंडम रिपीट है और ये भी। तो अब हमें देखने जो रिपीट है, जो हमारा रिपीट है, उस रिपीट की लेंथ कितनी है, रिपीट की, उसके बेस पर दो तरह का है, माइक्रो एंड मिनी। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि सैटेलाइट डीएनए तीन बेस पर दो तरह का है। वो तीन बेस कौन कौन सा देता है? एक देता है बेस कंपोजिशन, एक देता है नंबर ऑफ रिपीट, और तीसरा देता है लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ, है ना। एक छोटी सी बात करते हैं हम, यहां बात करते हैं क्या सीक्वेंस है ये, GATC बोलते चलो, GATC 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 GATC। बताओ क्या ये रिपीट है या नहीं है? किस तरह का रिपीट है? बिखरा हुआ या क्लस्टर्ड है? क्या मैं टेंडम रिपीट कर सकता हूं? क्या मैं इसे सैटेलाइट कह सकता हूं? क्या ये टेंडम रिपीट है? क्या ये सैटेलाइट है? अब मैं दूसरा ले रहा हूं, GA 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 GA। ओके, क्या ये भी रिपीट है? क्या ये टेंडम रिपीट है? क्या ये टेंडम रिपीट है? क्या ये सैटेलाइट है? क्या ये सैटेलाइट है?
दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? लेंथ का। यहां रिपीटिंग यूनिट कौन है? यहां रिपीटिंग यूनिट, यहां रिपीटिंग यूनिट, यहां रिपीटिंग यूनिट। डन। तो अगर वो रिपीटिंग यूनिट 1 से 6 बेस पेयर की बनी हुई है तो क्या कहलाएगा? और अगर वो 11 से 60 बेस पेयर की बनी है तो मिनी सैटेलाइट। अगर वो 1 से 6 बेस पेयर की है तो, और 11 से 60 की है तो। मैंने यहां दोनों माइक्रो सैटेलाइट दिखाई हैं। क्या दिखाएं दोनों? केवल समझाने के लिए। क्या है ये क्या है? मतलब दोनों ही टेंडम रिपीट है। साथ में क्या वर्ड जोड़ा गया? इसका मतलब वो टेंडम रिपीट कितने तरह का है? किस बेस पर है? तो हम बेसिकली क्या लेते हैं? एनसीईआरटी 3 चीजें देती हैं, बट हम क्या लेते हैं? तो इसके बेस पर ये 2 तरह का है। कौन कौन सा? माइक्रो की लेंथ क्या होती है? माइक्रो को कहा जाता है SSR। क्या कहा जाता है? शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट या फिर शॉर्ट टेंडम रिपीट। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट या फिर, और इससे कहा जाता है बच्चों फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ। अभी तक हमने क्या समझा था? केवल टेंडम रिपीट। अब हम क्या समझेंगे? और फिर हम समझेंगे RFLP। क्या समझेंगे? किसी तरह से हम VNTR रट लेते हैं, जैसे RFLP आता है तो VNTR भी गायब। स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले क्या समझा? TR। क्या समझा? फिर समझेंगे VNTR और फिर समझेंगे RFLP। कल हमने क्या समझा? अब हम क्या समझेंगे? और फिर हम RFLP पे आएंगे। इज इट क्लियर? ये बनेगा कॉपी, ये वाला। अच्छा, 1 मिनट एनसीईआरटी देख ले। देखो यहां है ये लाइन। वो आ जा भाई। हाँ, ये देखो, यहां से पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द एंड द सैटेलाइट DNA इज इनटू सच एज द एंड द। 3 बेस पर दे रही है, बट हम मेनली क्या यूज करते हैं? लेंथ ऑफ। क्यों? नाम खुद का क्या बता रहा है कि वो लेंथ के बेस पर है। माइक्रो, मिनी किसके बेस पर है? अगर लेंथ 1 to 6 है तो वो, और 11 to 60 है तो वो, 1 to 6 है तो माइक्रो, और 11 to 60 है तो। अभी तक मिला नहीं है। और 60 से ऊपर हो गया तो मतलब सी नहीं आता। चाहिए चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग है? जितना हो रहा उतना कर ले। क्या? चलो बच्चों, इतना करने के बाद सब एनसीईआरटी निकाल लेंगे। ये डायग्राम VNTR को समझने के लिए एनसीईआरटी से अच्छा प्रेजेंटेशन और किसी बुक में नहीं है अभी तक। और बड़े दुख की बात है, इस डायग्राम पे हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। समझ ही नहीं आता ये क्या कह रहा है? अभी समझते क्या कह रहे हैं। तुम्हें एनसीईआरटी में समझ नहीं आता और हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, मेरी तो फेवरेट बुक है बच्चों। अब मॉलिक्यूलर हमने इतना पढ़ लिया, बताओ कहीं कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही एनसीईआरटी में? सब अच्छा है, सब अच्छा है। तू बेटी पीछे ही रहना हमेशा है। आओ बच्चों, केवल और केवल बोर्ड पर जब मैं कहूं आप अपनी एनसीईआरटी में वर्क करेंगे, ठीक है? और बच्चे बोर्ड पे हमारे पास 2 इंडिविजुअल है। एक है इंडिविजुअल ए और एक है इंडिविजुअल बी। हाँ बच्चों, कितने इंडिविजुअल है? 2। ये कौन है इंडिविजुअल
और ये कौन है? बी। ओके, इंडिविजुअल ए से हमने क्रोमोसोम के 3 पेयर लिए, पेयर नंबर 7, पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 16। पेयर नंबर 7, पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 16, 3 पेयर हमने निकाले। कितने पेयर निकाले? हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से एक क्या होता है? पैटर्नल, और एक। हमारी बॉडी में हर एक सेल में हर एक क्रोमोसोम कितनी बार है? 2 बार है। इनमें से एक पैटर्नल, दूसरा। हमारे पास 23 पेयर हैं, 23। इनमें से 23 मैटरनल है और 23 पैटर्नल है। क्या है हमारे पास? 23 पेयर, 23। इनमें से 23 मैटरनल और 23, क्योंकि हमने अपनी लाइफ कहां से स्टार्ट की है? जाइगोट। चलो बच्चों, कहां से स्टार्ट की है? जाइगोट में कितने पेयर हैं? 23 पेयर। जाइगोट का फॉर्मेशन किससे हुआ है? स्पर्म एंड ओवा। ओवा क्या था? हैप्लॉइड। स्पर्म क्या था? जाइगोट क्या है? स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? इज इट क्लियर? तो इन 46 में से 23 तो स्पर्म से आए हैं, 23 ओवा से आए हैं। ये 46 23 पेयर की फॉर्म में है। हर एक पेयर में एक पैटर्नल है, एक। तो 23 पेयर में से 23 पैटर्नल है और 23। यहां तक कोई डाउट? यहां तक का पार्ट क्लियर है? अब इस क्रोमोसोम पे ध्यान दो सारे बच्चे, ये पैटर्नल है। क्या है? इसका ये एक ब्लॉक जो है ना, ये एक ब्लॉक एक रिपीट है। क्या है? एक। गिनो यहां कितनी बार रिपीट है? 3 बार। 1 2 3। इसमें गिनो 1 2 3 4। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनो 1 2 3 4 5 6 7। गिनो 1 2 3 4 5। इसी तरह से उधर करना है। समझ गए? करो अपनी एनसीईआरटी में सारे काम। अब सब काम अपनी अपनी एनसीईआरटी में कर लो। हाँ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अब वापिस बोर्ड पर आओ। अब ये जो एक ब्लॉक है, ये जो एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक एक रिपीट है, और इस एक रिपीट की जो लंबाई है वो 11 से 60 बेस पेयर के बीच है। 11 से, मैं ऐसी एक रैंडमली बात कर लेता हूं। एक ब्लॉक हमारा क्या है? GAA TTC AAT GGC CCC AAA। ये एक ब्लॉक का सीक्वेंस है। एक ब्लॉक में ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस इस क्रोमोसोम पर कितनी बार रिपीट है? इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। क्या ये सीक्वेंस इन सभी क्रोमोसोम पे है? क्या एक बार है? एक से ज्यादा बार है? क्या सभी पर रिपीट है? क्या बिखरा हुआ है या क्लस्टर्ड है? क्लस्टर्ड रिपीट को क्या कहते हैं? क्लस्टर्ड रिपीट को क्या कहते हैं? क्या सारे के सारे क्रोमोसोम पे टैंडम रिपीट है? एक पर है? सभी पर है? लेकिन क्या इन सभी क्रोमोसोम पर इसका नंबर सेम है या वेरी कर रहा है? नंबर, 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 बोलो फुल फॉर्म। वेरिएबल ऑफ, द्वारा बोलो, द्वारा बोलो, द्वारा बोलो। एक एक वर्ड करके पकड़ेंगे। क्या सारे क्रोमोसोम पे रिपीट है या नहीं है? एक बार है? एक से ज्यादा बार है? क्लस्टर्ड है या बिखरे हुए हैं? क्या सभी पे टैंडम रिपीट है? क्या सभी पे टैंडम रिपीट है? ये टैंडम रिपीट माइक्रो सैटेलाइट है या मिनी सैटेलाइट है? क्यों मिनी सैटेलाइट है? क्योंकि एक ब्लॉक की लेंथ 11 से। क्या सारे क्रोमोसोम पे मिनी सैटेलाइट है या नहीं है? अरे है क्या? क्या इनका नंबर सेम है या वेरी कर रहा है? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड VNTR। दे आर कॉल्ड, फुल फॉर्म बोलो, केवल इसका मतलब बोलो। क्या है? क्या ये बोलो। क्या वो टैंडम रिपीट क्लस्टर्ड है? क्या क्या सभी क्रोमोसोम पे टैंडम रिपीट है? क्या बट इनका नंबर सेम है या वेरी कर रहा है? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। क्या क्रोमोसोम 7 और 2 पे नंबर सेम है, वेरी कर रहा है? मैटरनल पैटर्नल पे सेम है, वेरी कर रहा है?
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेम है, वेरी कर रहा है, हाईली पॉलीमॉर्फिक, हाईली इन देयर नंबर, हाईली इन देयर, बोलो VNDR की फुल फॉर्म, बस पहला वर्ड बोलो वेरिएबल, बस चेक करो, वेरिएबल नंबर कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, किसका नंबर वेरी कर रहा है, टेंडम, अब दो पार्ट में VN, VN फुल फॉर्म, बस नंबर वेरी कर रहा है, किस चीज का, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, अब बोलो मतलब क्लियर। अब इंडिविजुअल ए को इंडिविजुअल बी से कंपेयर करो, कर लिया, अब बोलो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम, इवन ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम, इवन ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। इसलिए बच्चों हमारा प्रिंट ना तो फादर के जैसा आएगा ना मदर के जैसा आएगा। क्यों? हमारे में दो क्रोमोजोम है, एक फादर से आया और एक, तो क्या हमारे में रिपीट का नंबर एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना फादर में था? क्या एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना मदर में था? मान लो मैं एक पेयर लेता हूं, फादर में ये पेयर था सेकंड नंबर पेयर, कौन सा पेयर? इस पर 10 बार रिपीट था, इस पर 12 बार। इन दोनों में से स्पर्म में दोनों आएंगे, कोई एक आएगा, जो आपका मन है वो ले आओ। 12 वाला ले, तो जाइगोड को कौन सा मिला यहां से? 12 वाला, डन। अब ओवा में आ जाए, मदर में भी ये सेकंड क्रोमोसोम 2 बार है, बट यहां 20 बार है, यहां 25 बार है। दोनों आएंगे, एक आएगा, जो आपका मन है वो ले आओ। 20 वाला ले, जल्दी बोलो, 20 वाला ले, 25 है, 25। चलिए, तो क्या आप में, क्या हमारे में रिपीट का नंबर फादर के सेम है, मदर के सेम है? हमारे में ये क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 एक बार तेरे में होगा, तू एप्लॉयड होगा। कितनी बार है? 2 बार में से एक बार तो फादर से आया और एक बार, तो क्या हमारे रिपीट का नंबर फादर के सेम होगा, मदर के सेम होगा, या 50-50? तो लगाओ दिमाग, क्या आपका प्रिंट फादर से एग्जैक्टली मैच करेगा, मदर से एग्जैक्ट मैच करेगा, या 50-50? इज इट क्लियर? अब हमें जो क्रोमोसोम फादर से मिला वो हमारे लिए पैटर्नल है, जो हमें मदर से मिला वो हो सकता है फादर के लिए वो मैटरनल हो। हम पैटर्नल और मैटरनल केवल किसको कहेंगे? हमें मिला किससे? हमें फादर से मिला, तो हमारे लिए हो सकता है फादर को मदर से मिलो, तो फादर के लिए। जैसे गर्ल्स के केस में आपको एक एक्स फादर से मिलता है, वो आपके लिए पैटर्नल है, बट फादर के लिए मैटरनल था। डन। और अपना तो मैटरनल ही होता है, नहीं समझे रे? अपना तो एक्स है, बट मदर के लिए कुछ भी हो सकता है। मदर के लिए तो, हमारे लिए वो मैटरनल है, हमारे लिए वो, बट मदर के लिए तो। अब आपको जो फादर से मिला वो पक्का पैटर्नल, बट फादर के लिए वो मैटरनल था, है ना? तो क्रोमोसोम में नहीं लिखा है वो पैटर्नल है या वो मैटरनल है, वो तो देखा जाता है हमें फादर से मिला या, जैसे ह्यूमन में बात करते हैं मेल के अंदर, तो मेल में एक्स हमेशा मैटरनल है, वाई हमेशा पैटर्नल है, एक्स हमेशा, वाई हमेशा। और गर्ल्स के केस में एक एक्स मैटरनल है और एक एक्स पैटर्नल है, एक एक्स मैटरनल है और एक एक्स। यहां तक बोलो, कोई डाउट? इज इट क्लियर? क्या इन सभी क्रोमोसोम पर टेंडम रिपीट है या नहीं है? बट नंबर सेम है, वेरी कर रहा है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इवन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेम आएगा, वेरी करेगा, तो हाईली पॉलीमॉर्फिक, हाईली। अब तुम बताओ ये कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? याद करो, याद करो, कल समझाया था आपको। रिपीटेटिव डीएनए कोडिंग है, नॉन कोडिंग है? कोई प्रोटीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अगर इनमें कोई चेंज आता है तो क्या इसका फिनोटाइप पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? क्या इनमें चेंज आने के चांस रहेंगे नहीं रहेंगे? रहेंगे। कहीं डिलीशन हो गया तो कहीं डुप्लीकेशन, कहीं क्या हो गया तो कहीं
तो नंबर वेरी कर गया। नंबर वेरी क्यों कर गया? क्या माना, कहीं डिलीशन हो गया तो कहीं, तो नंबर में वेरिएशंस आती गई या नहीं आई? नंबर में वेरिएशन, कहीं डिलीशन हुआ तो कहीं। इनको डिस्कवर किया था एलेक जेफरे। किसने डिस्कवर किया था? तो इसलिए एलेक जेफरे को हमने क्या कहा? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ। अब मैं आरएफएलपी की तरफ जाऊंगा, आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट? वीएनटीआर का मीनिंग क्लियर है? फुल फॉर्म के साथ बाकी चीज भी क्लियर है? बाकी तुमने रटा हुआ मेरे को पता है। अब बोलो रे डायग्राम में कोई डाउट? हाँ, मतलब ये तो बात अभी हमने डिस्कस नहीं की बेटा, अभी नहीं, आगे लास्ट में ना, ये लास्ट में बताऊंगा। एक पेयर नहीं, फ्यू पेयर लिए जाते हैं, क्योंकि किसी एक पेयर पे बाई चांस नंबर सेम होने का चांस होता है, इसलिए हम वन पेयर नहीं फ्यू पेयर लेते हैं। फ्यू पेयर क्यों लेते हैं? ये हो सकता है बाई चांस एक पेयर पे नंबर सेम निकल जाए, इसलिए वन पेयर नहीं फ्यू पेयर। लास्ट में बताऊंगा, 3 प्रिकॉशंस होती हैं वो लास्ट में, है ना, वरना खिचड़ी बन जाएगी, है ना। अब लिख लें एक बार, हेडिंग डालेंगे VNTR, VNTR, पॉइंट वाइज चलेंगे बच्चों। सबसे पहले पॉइंट में इसकी फुल फॉर्म लिखो, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरे, discovered by Alec Jeffrey. Next, they are mini satellite. Next, they are non-coding sequence. They are non-coding sequence that do not code for any RNA or protein, that do not code for any RNA or protein. Next, transfer from parents to the offspring. Next, highly polymorphic in their number. Highly polymorphic in their number. Next, number vary from chromosome to chromosome. Number vary from chromosome to chromosome, as well as from person to person. Next, number is also variable. Number is also variable even on the homologous chromosome. Number is also variable even on the homologous chromosome.
नेक्स्ट, दे आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दे आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, एक बार सारे पॉइंट पढ़ लो वन बाय वन। सबसे पहले क्या लिखी हमने इसकी फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है? किसने डिस्कवर किया? माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है, कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, प्रोटीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे, नंबर कांस्टेंट है, पॉलीमॉर्फिक है, क्या नंबर वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, होमोलोगस पर भी वेरी करेगा। इसी को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया। इसी को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तैयार हैं सारे बच्चे? अब आरएफएलपी की तरफ चलते हैं, है ना। अब आरएफएलपी को समझने के लिए ना हमने अभी जो ऊपर डायग्राम था ना हमारा, है ना, इसमें से ये पेयर हमने ले लिया। ये क्या है? ये इस पर कितनी बार रिपीट है? इस पर। ये कौन सा है? ये इस पर कितनी बार रिपीट है? इस पर। इसका हमने डिटेल ले लिया। हाँ, कितनी बार रिपीट है? मैंने एक आइडियल सीक्वेंस दिखा दी, GATC, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट एंड दिखा दिया। क्या सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है? बिखरा हुआ है या क्लस्टर्ड है? तो क्या ये टेंडम रिपीट है? टेंडम रिपीट है। क्या यहां टेंडम रिपीट है? क्या यहां भी टेंडम रिपीट है, बट नंबर सेम आ रहा है, वेरी कर रहा है। तो क्या इसमें VNTR कह सकता हूं? अगर बच्चों इसकी लेंथ 1 से 6 बेस पेयर के बीच होती तो मैं इसे माइक्रो सैटेलाइट कहता, बट अगर 11 से 60 के बीच है तो ये क्या कहता हूं? ये एक मिनी सैटेलाइट है, ये भी मिनी सैटेलाइट है, दोनों के पास मिनी सैटेलाइट है, बट नंबर दोनों में सेम आ रहा है या वेरी कर रहा है, इसलिए मिनी सैटेलाइट को क्या कह दिया? VNTR। क्या कह दिया? क्योंकि नंबर वेरी कर रहा है। अब आगे बढ़ू। अब इसके दोनों तरफ रिकॉग्निशन साइट होती है। बोलो बच्चों, एक तरफ या दोनों तरफ? इनके दोनों तरफ क्या होगी? रिकॉग्निशन साइट। क्या होगी? वो रिकॉग्निशन साइट किसकी बनी होती है? पैलिंड्रोमिक डीएनए की। किसकी बनी है? हाँ, एक तरफ है या दोनों तरफ है? एक तरफ है, दोनों तरफ है। और वो रिकॉग्निशन साइट किसकी बनी है? पैलिंड्रोमिक डीएनए की। और सब बच्चे जानते हो पैलिंड्रोमिक डीएनए पर काम करता है RE, रेस्ट्रिक्शन। इसको आप RE पिलाएंगे, पिलाओ, क्या यहां कट लगेगा? क्या यहां कट लगेगा तो आपको इतना सेगमेंट मिल गया? क्या यहां कट लगेगा? क्या यहां कट लगेगा तो आपको ये सेगमेंट मिल गया? तो RE पिलाने से आपको क्या मिल गए? एक फ्रेगमेंट ये मिल गया, वो एक फ्रेगमेंट, दोनों फ्रेगमेंट मिल गए। क्या इन दोनों फ्रेगमेंट की लेंथ सेम आएगी या वेरी करेगी? क्यों वेरी करेगी? नंबर सेम है, वेरी करे तो लेंथ सेम आएगी, वेरी करेगी। नंबर सेम है, वेरी करे तो लेंथ सेम आएगी, वेरी करेगी। आपने क्या यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या बन गए? उन सभी फ्रेगमेंट की लेंथ बोलो फुल फॉर्म, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिपीट करो, रिपीट। अब एक एक वर्ड क्या यूज किया है? यूज किया है क्यों? लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है? लेंथ वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? कारण क्या है? नंबर वेरी करे। तो सीधी सी भाषा में क्या होता है? LP इज बिकॉज ऑफ द VN, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज बिकॉज ऑफ द। मान लो इन सभी क्रोमोसोम पर 6 के 6 क्रोमोसोम पर रिपीट का नंबर 10-10 होता, सेम आता है, वेरी करता, बट नंबर सेम है, वेरी करेगा। तो हमने अब इसे पिलाया RE। हाँ बच्चों, क्या पिलाया? क्या पिलाया? तो RE पिलाने से देखो ये यहां कट लगा, यहां कट लगा,
ये कट लगा, ये कट लगा, ये कट लगा, ये कट लगा। अब इधर से आ जाते, डन। इधर चलते, तो हमें ये सारे के सारे फ्रेगमेंट मिल गए, मिल गए। कितने फ्रेगमेंट मिल गए? 6। क्या 6 के 6 फ्रेगमेंट की लेंथ अलग है? क्या वेरी करेगा? वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? अगर इनके अंदर नंबर सेम होता तो लेंथ भी, बट नंबर सेम है, वेरी करेगा। तो फ्रेगमेंट की लेंथ भी, फ्रेगमेंट की लेंथ भी। तो ये जो हमें यहां फ्रेगमेंट मिलेंगे, इन फ्रेगमेंट का जो एवरेज साइज आएगा वो आएगा 0.1 से लेकर 20 kb के बीच। 0.1 से 20 kb इस एक ब्लॉक की लेंथ है या इन फ्रेगमेंट की लेंथ है? इस एक ब्लॉक की लेंथ 11 से 60 बेस पेयर के बीच है, और इन सभी फ्रेगमेंट की लेंथ 0.1 से 20 kb के बीच। तो 0.1 से 20 किसकी एवरेज साइज है? फ्रेगमेंट की। और 11 से 60 किसका है? रिपीट का। 11 से 60 किसका साइज है? एक ब्लॉक का साइज 11 से 60 है, और आपको यहां जो 6 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं इनका एवरेज साइज 0.1 से 20 kb है। इनका एवरेज साइज 0.1 से। तो अब आपको ये जितने भी फ्रेगमेंट मिलेंगे, इन सभी फ्रेगमेंट की लेंथ सेम आएगी, वेरी करेगी। तो अब बच्चों आपको इन सभी फ्रेगमेंट को जेल में भगाना है। तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा? पोजीशन सभी की सेम आएगी, वेरी करेगी सभी की पोजीशन। तो बस यार ये जो पोजीशन है ना, यही लास्ट में जाके प्रिंट डेवलप होगा। यही लास्ट में जाके क्या डेवलप होगा? प्रिंट। यही लास्ट में जाकर क्या डेवलप होगा? अब ये डायग्राम समझते हैं दूसरा। हाँ, अब ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ, इस शॉर्ट वर्ड गलत आ रहा है ना? नंबर ऑफ टेंडम रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? कितने रिपीट है यहां? तो इसकी पोजीशन कितने रिपीट है? डायग्राम समझ में नहीं आता। अब आ गया? हाँ, यहां बोलो रिपीट कितने? 6-7 के बीच में आ गया ना? हाँ, यहां बोलो कितने? यहां कितने? यहां आ गया? डन। तो ये क्या बता रहा है हमें? उस फ्रेगमेंट की क्या पोजीशन? कहां पर? जेल में। कहां पर? जेल में। जितने ज्यादा फ्रेगमेंट में रिपीट्स होंगे, उस फ्रेगमेंट का साइज उतना बड़ा होगा या छोटा होगा? इन सभी फ्रेगमेंट का साइज सेम है या वेरी कर रहा है? तो लेंथ में पोजीशन सभी की सेम आएगी, वेरी करेगी सभी की पोजीशन। तो आरएफएलपी कोई अलग चीज है या आरएफएलपी वीएनटीआर का ही रिजल्टेंट है? कोई अलग चीज, वीएनटीआर का ही, वीएनटीआर का ही। ये हमें एक वो सेल है जो क्राइम साइट से मिली। कहां से मिली? हम क्राइम साइट पर गए। हाँ बच्चों, कहां गए? क्राइम साइट पर हमें एक सेल मिली। हम जब क्राइम साइट पर गए तो क्राइम साइट पर हमें क्या मिली? एक सेल। हमें नहीं पता ये सेल किसकी है। ये सेल हमें कहां मिली है? क्राइम सीन। डीएनए फ्रॉम द डन। क्या हमें पता है ये सेल किसकी है? हमें पता करना है ये सेल किसकी है। क्या पता करना है ये सेल? तो सबसे पहले हम इस सेल में से क्या निकाल लेंगे? क्रोमोसोम। क्या निकाल लेंगे? क्रोमोसोम निकालने के बाद हम डेवलप करेंगे कैरियोटाइप। क्या डेवलप करेंगे? कैरियोटाइप। डेवलप करने के बाद हम कैरियोटाइप में से 3 या 4 पेयर छांट लेंगे। कितने पेयर छांट लेंगे? छांट लेंगे 3 या 4 पेयर। छांटने के बाद अब उसमें से हम क्या निकाल लेंगे? अब उस डीएनए को निकालकर हम क्या बना लेंगे? प्रिंट। और हमारे पास ये प्रिंट बनकर तैयार हो गया। हो गया? ये कहां का प्रिंट है? जो सेल हमें क्राइम सीन पे मिली। अब हमें क्या पता ये सेल किसकी है? क्या हमें पता है? अब सभी सस्पेक्टेड को उठा लाएंगे। सीआईडी। सीआईडी नहीं चलता यहां, दया।
दिखा दिया, बकवास। एक एक घंटा आज सारे बच्चे निकालना। डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता है FBI का, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन एजेंसी है, अमेरिकन। एक सीरियल देखना कितने तरीके से काम करते हैं, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। ये टोटली DNA फिंगरप्रिंटिंग पे बेस है, टोटली। ये प्रिंट हमने कहां का बनाया, डन। अब जितने भी सस्पेक्टेड है उनको उठाकर लिए, सेम कहानी उनमें होगी। उन सस्पेक्टेड की क्या निकालेंगे, सेल में से क्या डेवलप किए, कैरियोटाइप डेवलप करने के बाद वही पेयर छांटा जाएगा जो आपने क्राइम सीन से लिया था। क्राइम सीन से आपने कौन से पेयर लिए, 7 2। तो यहां भी क्या लोगे, डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख लो। इंडिविजुअल ए से क्या लिया है, 7 2 16, और इंडिविजुअल बी से भी जो पेयर आपने क्राइम सीन से लिए हैं वही पेयर आपने किसके उठाए हैं, सस्पेक्टेड के। क्यों आपने पेयर क्यों नहीं बदले, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम नंबर सेम आएगा, वेरी करेगा। तो आपने कैरियोटाइप क्यों डेवलप किया, ताकि आप पेयर छांट सको। और वही पेयर आपको सस्पेक्ट के यूज करने, वही पेयर आपको क्रोमोजोम भी थोड़ी लिखा वो सेकंड है, 7 है या 16 है। 7 to 16 क्या है, उसकी कैरियोटाइप में पोजीशन है, क्या है। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला, सेल में से क्या डेवलप किया, कैरियोटाइप से क्या छांटे, पेयर में से क्या निकालिए, क्या बना लिया। ये सेम काम आप करोगे सस्पेक्ट में, कर लिया। पेयर वही रखने बदलने हैं, तो प्रिंट डेवलप कर लिया। किससे मैच कर रहे, ए से या बी से। चल बेटा खोपचे में, नहीं हम नहीं कह रहे वो क्रिमिनल है, नहीं हम नहीं कह रहे वो क्रिमिनल है, हम कह रहे हैं उस क्राइम साइड पे वो था, समझ गए, क्राइम साइड पे। क्योंकि हमें क्राइम साइड पे उसकी सेल मिल रही है, अब हम ये श्योर हैं ये सेल इसी की है। क्या हम कंफर्म है ये सेल बी की ही है। हम नहीं कह रहे वो क्रिमिनल है, वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, हम कुछ नहीं कह रहे। हम तो कह रहे तू वहां था तो बस बता दे हुआ क्या था। मतलब जो कुछ हुआ उसकी आंखों के सामने हुआ, उसको सारी बातें या तो बता, नहीं तो बेटा तू ही आ जा। समझ गए, आई बात समझ में। क्या क्राइम साइट पर एक सेल मिलने का चांस नहीं है, या है। क्राइम साइट पर हमें 3 चीजें मिलने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। एक तो होता है हेयर, ये रेशमी जुल्फें, एक होता है स्किन, और तीसरा बच्चों ब्लड। और भी मिलेगा, सलाइवा, स्पर्म, कुछ भी मिल सकता है, बट सबसे कॉमन ये 3 चीजें होती है। क्योंकि मानकर चलते हैं कि क्राइम साइट पर कुछ तो स्ट्रगल हुआ है, कुछ तो। अब अपना बचपन याद करो, अपना स्ट्रगल सबसे पहले हाथ में क्या आती है, ये रेशमी जुल्फें। अरे आती है नहीं आती, याद करो ना बचपन। तो एक हेयर हाथ में आ गया, नहीं आ गया, आ गया। और हेयर में क्या मिल जाएगा, हेयर फॉलिकल। वो बाल काट थोड़ी रहे, उखाड़ रहे है। हेलो, तो हेयर फॉलिकल आ गया, वहां तो सेल ही सेल है। हमें चाहिए एक, यहां तो पूरा टब्बर आ गया। दूसरा ध्यान से देखना, नाखून चेक होते हैं, नाखून के अंदर फंसा हुआ मांस का टुकड़ा, ये शेरनी वाला पंजा किसी के चेहरे पे पड़ जाए, मांस छोड़ो हड्डी तक खींच दे। नहीं, ये डिफेंसिव होता है। ये जो नील्स होते हैं ना, दे आर द डिफेंसिव पावर। क्यों, कभी डॉक्यूमेंट्री पढ़ना, शेर के अंदर उसके क्लॉ और ये कैनाइंस, यही तो है। ये अगर काट दिया जाए शेर आधा मर गया। देखना डॉक्यूमेंट्री आती है इस पे, डिस्कवरी पे, कि सबसे पहले वो क्या करता है, कैनाइन से, याद आ रहा है। अरे कहते हैं उसका पंजा इतना दमदार है, अगर एक बार पड़ जाए 6 से 8 इंच बॉडी के अंदर घुस जाता है शेर का पंजा। उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मसल्स। अरे उसी से तो इंस्पायर्ड होकर ये बनती है मशीन ने, जेसीबी, वही चीज है। उसी बहुत हाई पावरफुल होता है वो, हाई। तो एक बार पंजा पड़ गया सीधा शरीर के
और वो वहीं ब्लॉक, और फिर सीधा गर्दन पकड़ के गर्दन तोड़ेगा, ट्रैकिया तोड़ेगा, मूवमेंट खत्म, और आराम से दावत उड़ाएगा। हाँ, आप शेर को कभी शिकार करते हुए देखो। हाँ, हमारे बच्चों का तो वो हाल है, वो जंगल में जा रहे हैं, सामने शेर आ गया, क्या करेंगे? करना है शेर ही करेगा जी, अब हमने क्या करना है? हम तो ना हिल पाएंगे ना डुल पाएंगे। स्ट्रेस फैक्टर इतना हावी होता, हमें ये नहीं पता हम करें क्या। अल्लाह भाई तू ही कर ले जो करना। नहीं, ऐसा होता है वो ना, आपकी उम्र में बाइक चलाते हैं, सामने पता है ना वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट नहीं है, तो पीछे वाला दोस्त रोक रहा, रोक रोक रोक, वो कमबख्त ब्रेक मारी, उसके पास ही जाकर रुकी। ये होता है, करके देख लेना। वो बाइक मुड़ नहीं रही है, इनविटेशन आ रहा है वहां से, आजा बेटा तू आजा। स्ट्रेस फैक्टर। अच्छा, कई बार सबसे सामने एक्सीडेंट हो रहा है, ब्रेक नहीं लगती, एक्सीलेटर दबता है, ना उड़ता हुआ तो उड़ा देंगे, ये पागल होगी। इज इट क्लियर? है ना? तो क्या चेक होगा? नाखून। क्या चेक होगा? नाखून में फंसा हुआ एक स्किन का टुकड़ा मिलने का चांस है या नहीं है? वो तो मोर देन सफिशिएंट है। अरे सेल लिविंग है, डेड है, इट डजंट मैटर। सेल डेड भी है तो भी उसके बाद डीएनए है। हमें सेल में से डीएनए चाहिए, हमें सेल में से। तीसरा बच्चों, ब्लड ड्रॉप। तो ब्लड ड्रॉप में से क्या निकाल लेंगे? आरबीसी, और आरबीसी लेके प्रिंट बना लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मैं वही चेक कर रहा था। हाँ, आरबीसी में डीएनए है ना जी, हमारी आरबीसी लगा के भर देंगे। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन नॉट बी टेकन फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? क्यों? उसमें डीएनए डब्ल्यूबीसी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? और डब्ल्यूबीसी हाथ आ जाए तो सबसे अच्छा काम है बच्चे, बहुत बड़ी सेल है डब्ल्यूबीसी, तो बहुत बड़ी सेल है। अगर वो हाथ आ गई फिर तो कुछ चाहिए नहीं। तो देखना है बीआई का, वो क्राइम साइड को 50 फीट तक ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल 50 फीट तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट। क्या पता मूवमेंट से वो सबूत खत्म हो जाए। उनको जो भी वहां मिलेगा वो सारा वहां से उठाकर लैब में ले आएंगे, फिर क्राइम साइड को फ्री कर देंगे। क्राइम साइड को आगे का सारा काम लैब में चलेगा। डन? मैं हमारी बात नहीं कर रहा, हमें तो डेड बॉडी भी नहीं दी, चल दूर की बात है। क्यों यूपी वालों? डेड बॉडी गायब होती है, डेड बॉडी इतना साफ तरीके से मर्डर करते। देखो यूपी, कौन कौन है यूपी से, जहां पर क्राइम रेट सबसे कम थी, और वहां के मेडिकल कॉलेज में कैडेबर ही नहीं मिलते। देखो उनका तरीका देखो, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक कोई केस दर्ज। ये देखो सब ऐसे ही हैं, सब बिगड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो हमें क्या देखना है? हाँ लाला, अब तेरा क्वेश्चन। ए बच्चे खड़ा हो। अब इसका क्वेश्चन बच्चे को बहुत अच्छा था। हमने क्या किया? वन पेयर लिया या फ्यू पेयर? क्योंकि बाई चांस एक क्रोमोसोम पर एक पेयर पर नंबर सेम होने के चांस, तो हम एक पेयर लेंगे, फ्यू पेयर। सभी पे तो सेम नहीं आएंगे, सभी पे तो एनसीईआरटी ने ये तो बता रखा, देखो क्रोमोसोम में 2 पे नंबर सेम आ गया, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी दोनों का सेकंड पेयर देखो नंबर। इज इट क्लियर? इसलिए क्या लिए गए? फ्यू पेयर, है ना, 3 या 4 पेयर। सारे पेयर भी मतलब यार बहुत ज्यादा भीड़ का क्या फायदा है? क्वेश्चन क्लियर? हाँ, पहला फंडा बोलो, क्या लेंगे हम? सेम पेयर, दूसरा फ्यू पेयर, और तीसरा बच्चों पेयर, नॉट अ सिंगल। सिंगल क्यों नहीं आप बताओ? होमोलोगस पर भी वेरी कर रहे हैं, होमोलोगस पर भी। मान लो आपने इस सेल में से सिंगल क्रोमोसोम लिया, आपके हाथ में पैटर्नल आ गया, क्या आप श्योर हो कि विक्टिम का भी पैटर्नल ही हाथ में आएगा? लिखा थोड़ी हुआ पैटर्नल, लिखा हुआ है, या मैटर्नल भी आ सकता है, तो प्रिंट सेम होगा या वेरी कर जाएगा। तो प्रिकॉशनरी क्या लोगे? पेयर। क्या लोगे? तीनों बात करेंगे, सेम पेयर या डिफरेंट पेयर, दूसरा फ्यू पेयर या वन पेयर, तीसरा पेयर या सिंगल। अब तीनों डायग्राम एक साथ चेक करो, तीनों डायग्राम ए बी सी तीनों केस, क्या तीनों केस में पेयर सेम है? क्राइम सीन में 7 to 16 है, तो इंडिविजुअल ए में भी 7 to बी में भी सेम पेयर है। दूसरा चेक करो, वन पेयर है फ्यू पेयर है?
और तीसरा चेक करो सिंगल है या पेयर है। इज इट क्लियर? डन। अब आपने प्रिंट डेवलप कर लिया, क्या प्रिंट डेवलप करके बता सकते हो वो सेल किसकी है? बी की सेल है। इसका मतलब बी वहां, बी वहां, पकड़ो, अच्छा तू आजा पहले। बी वहां, अब वो नहीं कह रहे वो मर्डर है या व्हाटएवर जो भी है, बस वो कह रहे हैं कि यार आप वहां थे, आपको सच्चाई बता देनी चाहिए कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या सेल को देखकर इंडिविजुअल की पहचान होगी या उसके डीएनए को एनालाइज किया जाएगा? अब आप वास्तव में डीएनए एनालाइज कर रहे हो या उसकी बैंड पोजीशन देख रहे हो? बैंड पोजीशन। क्या मेरे और आपके नंबर सेम है या वेरी करेंगे? क्या मेरा और आपका प्रिंट सेम आएगा? वेरी करेगा। क्या आपका और फादर का प्रिंट सेम आएगा? वेरी करेगा। मदर और आपका प्रिंट सेम आएगा? वेरी करेगा। तो आपका प्रिंट मदर के सेम आएगा, फादर क्या है? दोनों 50-50। अब वो 50-50 थियोरेटिकल वैल्यू है, रियल वैल्यू 50-50 भी नहीं आएगी। क्यों? बीच में एक क्रॉसिंग ओवर है, बीच में एक, वो जो 50-50 वैल्यू है ना वो थियोरेटिकल वैल्यू है, रियल वैल्यू वो भी क्यों? अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, मियोसिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो हो सकता है कि उस एरिया में एक्सचेंज हो गए, पॉसिबिलिटी। तो वास्तव में 50% आएगा या 50% से नीचे जाएगा? तो मैक्सिमम मैचिंग देखी जाती है। क्या देखी जाती है? क्या देखी जाती है? अब बताओ वीएनटीआर और आरएफएलपी में क्या अंतर है? क्या आरएफएलपी कोई नई चीज है या वीएनटीआर का ही रिजल्टेंट है? तो अब मेरे को ये बताओ, हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज किया है, आरएफएलपी या वीएनटीआर? वीएन के कारण ही तो आरएफएलपी है। अगर वीएनटीआर ही नहीं होता तो आरएफएलपी भी, आरएफएलपी किसके कारण है? अगर वीएनटीआर ही नहीं है तो? अगर वेरिएबल नंबर की जगह कांस्टेंट नंबर होता, वेरिएबल नंबर की जगह कांस्टेंट नंबर होता तो लेंथ मोनोमॉर्फिज्म आती। अगर लेंथ मोनोमॉर्फिज्म आती, अब मान लो 6 के 6 क्रोमोसोम पे रिपीट का नंबर 10-10 है, तो सभी की पोजीशन यहां रहती, यहां रहती, तो फायदा क्या? हमें क्या पता लगेगा किसकी सेल है? पता लगेगा? तो ये नंबर कांस्टेंट है, हाईली वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इवन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, हाईली वेरिएबल, हाईली। अब बोलो कोई डाउट? हाँ, कौन सा डायग्राम समझ में नहीं आता? इससे बेहतरीन डायग्राम ही किसी के पास नहीं है, इससे अच्छा डायग्राम ही कहीं नहीं। सब तो बता रखा है कि ये आपके नंबर ऑफ रिपीट है, यहां पर कितनी बार रिपीट है? 2 बार, तो ये बैंड यहां बन गया। ये कितनी बार रिपीट है? तो ये 5 वाले एरिया में बन गया। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ, ये बैंड की पोजीशन। ये हमने किससे निकाला? क्राइम सीन, और ये सस्पेक्टर के। तो निकाल लो बैंड किसके मैच हो रहे हैं। पहले हमने क्राइम सीन से सेल लाकर प्रिंट डेवलप कर लिया, प्रिंट हमारे पास सेफ है। अब सभी सस्पेक्टेड के प्रिंट लाते लो, ओवरलैप करते जाओ, और जिसे ओवरलैप कर गया उसको परमानेंट ओवरलैप कर दो। बस में जिसका प्रिंट एग्जैक्टली मैच कर गया, हम 100% श्योर है कि वो सेल उसी की है, वो सेल। हाँ, हमारे यहां चलता है, बाहर ये नहीं चलता है। मैं नेताजी मेरी सेल कोई उखाड़ के लेकर वहां छोड़ाया, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को हम उखाड़ते। हमारे यहां चलता है, वहां नहीं। वो तो सीधा सा बंदा, तू वहां था, तू वहां। अब आपका डाउट बोलो, वीएनटीआर और आरएफएलपी में डाउट। आरएफएलपी कोई नई चीज है, वीएनटीआर का ही रिजल्टेंट है। क्या मेरे और आपके आरएफएलपी सेम आएंगे या वेरी करेंगे? आपके जैसे आरएफएलपी वर्ल्ड में किसी दूसरे के नहीं है, वर्ल्ड में। और जिसके हो सकते हैं वो है नहीं, और अब उसका कोई चांस भी नहीं है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है या नहीं है? और अब कोई चांस भी नहीं है। समझ तो तुम गए? मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अलावा और किसी के आरएफएलपी सेम हो ही नहीं सकते। क्या हो सकते हैं? आपके और आपके रियल ब्रदर के आरएफएलपी सेम आएंगे, वेरी कर जाएगा। क्यों वेरी कर जाएगा? डायग्राम द्वारा बनाओ, समझ जाओगे, समझ जाओगे। क्या आपको फादर से जो क्रोमोसोम मिला था, क्या जरूरी है आपके रियल ब्रदर में वही जाए? अच्छा बाई चांस चला गया, चला गया, तो लाला 23 पेयर है। हेलो, एक पेयर है या 23 पेयर है?
कोई तो पेयर चेंज होगा, एक भी चेंज हो गया तो प्रिंट में वेरिएशन आ जाएगा। प्रिंट में तो आपके जैसा प्रिंट वर्ल्ड में किसी दूसरे का हो ही डन। खड़ा हो रहे क्रिमिनल, इधर आ। इस भाई की हमने WBC निकाली, क्या निकाली? 3 पेयर निकाल लिए, प्रिंट डेवलप कर लिया। फिर हमने मसल निकाल ली, वही पेयर निकाल लिए, प्रिंट डेवलप कर लिया। सेम आएगा, वेरी करेगा? तभी तो बेटा पता लगेगा क्रिमिनल यही है। अगला केस, बच्चों ऐसे नहीं कर। अगला केस, हमने WBC निकाली 7-16, मसल से 8-3-15, तो पेयर वही रखना, बदलने क्यों? क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। अब एक WBC इसकी, एक WBC मेरी, 7-16, 7-16। अबे सेल सेम है, अबे पेयर भी सेम है, फिर भी वेरी करेगा। पर्सन टू पर्सन, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम, इवन ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो मतलब इसकी सारी बॉडी सेल में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम है या वेरी करेगी? गलत कर दिया ना। इसकी बॉडी में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मेरी बॉडी में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट हमारी बॉडी में डिग्री ऑफ, अगर बच्चों इसकी बॉडी में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगी तो फायदा क्या रहा? मेरे को क्या पता सेल इसकी है? अरे समझे? इसकी बॉडी में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इसने अपनी लाइफ जाइगोट से शुरू की है और जाइगोट में माइटोसिस हुआ, तो इसकी बॉडी की सारी सेल जेनेटिकली, और मेरी बॉडी की सारी सेल जेनेटिकली। तो मेरी बॉडी की कोई 2 सेल लेकर प्रिंट बनाओ, प्रिंट, इसकी कोई 2 बॉडी सेल का प्रिंट बनाओ, बट हमारा प्रिंट। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ये जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है वो इंडिविजुअल में सेम डिग्री आएगा या वेरी करेगा? इंडिविजुअल में, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब मेरे को फिर से बोर्ड चाहिए, तो पहले मैं लिखाता हूं फिर लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, एवरेज साइज ऑफ VNTR, एवरेज साइज ऑफ VNTR is from 0.1 to 20 kb. Average size of VNTR is from 0.1 to 20 kb. kb किलो बेस, kb 1000। Next, these VNTR, average size of VNTR is from 0.1 to 20 kb. Next, these VNTR are flanked by the recognition site. These VNTR are flanked by the recognition site made up of palindromic DNA. Made up of palindromic DNA, made up of palindromic DNA. Next, whenever कहां रह गया बच्चे? These VNTR are flanked by the recognition site made up of palindromic DNA. अरे पैलिंड्रोम जानते हो ना? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ वही मलयालम। नेक्स्ट पॉइंट, whenever they are treated with the RE, whenever they are treated with the RE, DNA get fragmented, DNA get fragmented, length of all these fragment is polymorphic, length of all these fragment is polymorphic. That is RFLP. Length of all these fragment is polymorphic. That is RFLP. Full form बोलो, restricted fragment
लेंथ पॉली, लिखनी है, जल्दी बोलो, लिख लो ब्रैकेट में, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ब्रैकेट में एक लाइन, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू द वेरिएबल नंबर, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू द वेरिएबल नंबर। हाँ बच्चों, ये मास्टर स्ट्रोक है, यहां से सारे डाउट ले होंगे वीएनटीआर और आरएफएलपी में। क्या लाइन लिखी है, पढ़ो, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू द, अगर वेरिएबल नंबर नहीं होता तो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं आती तो ये हमारे किसी काम का, किसी काम का। नेक्स्ट थिंग, आरएफएलपी ऑफ ए पर्सन, आरएफएलपी ऑफ ए पर्सन इज यूनिक फॉर हिमसेल्फ, RFLP of a person is unique for himself. Next, RFLP of two person never can be same. RFLP of two person never can be same except, बोलिए, monozygotic twins, except monozygotic twins, except monozygotic twins। डन, ये बनेगा बच्चों। हमने उसी एग्जांपल को ले लिया, पैटर्नल मैटरनल, इस पे 3 रिपीट है, उस पे 4 रिपीट है, डिटेल ले लिया, रिपीट के दोनों तरफ रिकॉग्निशन साइट है, आरई यूज किया, फ्रेगमेंट बन गए, फ्रेगमेंट की लेंथ सेम आएगी, वेरी करेगी, उसे क्या कह दिया मैंने, RFLP। चेक करवा के, घर में नहीं, सफोकेशन होता है भयंकर। ये तेरे क्रोमोसोम है डायनासोर, तू अपना काम कर ले रहे। अच्छा बच्चों को छोड़ो, हम बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर नहीं, बाद में, पहले पैरा पढ़ ले, फिर एक डायग्राम और चाहिए मेरे को। यहां तक पढ़ा था, डीएनए इज क्लासिफाइड इन मेनी कैटेगरी सच एज द एंड द दीस सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी, कोई डाउट, कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ द, दीस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ एंड फॉर्म द, डन। नेक्स्ट, अब आगे वो लाइन, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज बोन, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, हमने बच्चों 3 लिखा, ब्लड, हेयर, स्किन, इसके अलावा बोन भी हो सकता है, सलाइवा भी हो सकता है, और फ्रॉम, अब ये वर्ड पकड़ना है, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, शो द, आगे बात समझ, and they become very useful identification tool in the further as these polymorphism are inheritable from DNA, fingerprinting is the basis of, in case of, इसको समझने के लिए एक डायग्राम और बनाएंगे, है ना, एक लाइन समझने के लिए, ठीक है। अब ये आपके इस साल का क्वेश्चन था, किसी को याद हो तो पढ़ना पहले लाइन, polymorphism DNA sequence is the basis of,
एज वेल एज, और आंसर ठोक क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला ऑप्शन क्या था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन था जेनेटिक मैपिंग, और तीसरा ऑप्शन था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज, बट आंसर क्या था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्यों थर्ड तक तो पहुंचे नहीं, थर्ड तक तो हाँ, फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था, बाहर था ना। ये बच्चों आज नहीं होगा, ये कल होएगा, अभी तो इसी पे डिस्कशन चलेगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो भी डाउट होता है वीएनटीआर आरएफएलपी में होता है, मैकेनिज्म में कोई ज्यादा डाउट जो भी है आरएफएलपी और वीएनटीआर, प्रिंसिपल में डाउट आता है, मैकेनिज्म में डाउट नहीं होता। ये नहीं बनेगा, ये छोड़ देना, ये वाला वो अलग डायग्राम ना आगे समझाऊंगा। जल्दी करो यार, डायग्राम से दिल मत लगाया करो। रुक जाओ, छोटी बहनों को बनाने दो। अच्छा, बड़ी बहनों को दीदी कह लो। चलो बच्चे, क्या लग रहा है जीवन में बन पाएगा? क्या जी नोट में जाएगा? जीवन में ना जाएगा, जी नोट में जाएगा। मतलब वन की स्पेलिंग भी बोर्ड पे देख के लिखेगी। बोर्ड पर, बोर्ड पर। हाँ बच्चों, अब पैटर्निटी टेस्टिंग की बात करते हैं। फादर और इधर मदर, हम फादर और मदर में तीन सेम पेयर ले लेते हैं। पेयर नंबर सेकंड, कौन सा पेयर नंबर? ये ले लेते हैं 7, है ना, और ये ले लेते हैं 16। तीन पेयर ले लिए बच्चों मैंने, कौन कौन से? 7, सेकंड एंड 16। ये कौन सा लिया मैंने? 7, सेकंड, 16, वही पेयर है। मान लो यहां पर कितनी बार रिपीट है? 10 बार। यहां है 12 बार, तो यहां है 15 बार, तो यहां 20 बार। ओके, हाँ इधर आ जाएंगे। यहां कितनी बार ले लें हम? 8 बार, 9 बार, तो यहां ले लेते हैं 7 बार, 6 बार। यहां 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार लिया। अब इसका प्रिंट अपन डेवलप करते हैं, इसका प्रिंट डेवलप करते हैं, तो कितना है ये? यहां ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हैं? 4। ये बैंड आ गया। कितने हैं? 5। आगे बोलो 9, नेक्स्ट बोलो 8, नेक्स्ट बोलो 10, और नेक्स्ट। ओके, चलो मदर का प्रिंट डेवलप करते हैं। ओहो 20 हो गया क्या? 20 तक नहीं जाऊंगा मैं। ये कितना हो गया? 2, 3, 6, 7। अब आइडिया लेना, ये 15 और ये 20। ओके, ये मदर का प्रिंट है, और ये अब इन एक कोई गल है यार। अब ये आया इनका बच्चा, क्या बना? जाइगोट। अब जाइगोट में ये बच्चा आया, ये 7 नंबर, ये 2 नंबर, और ये कौन सा? 16। बताओ फादर से कौन सा लेकर? 10 वाला, 12 वाला? 10 वाला ले। चलो मदर से लाओ 20। चलो जी, ये क्या हो गया? 10। ये क्या हो गया? यहां से लाओ, एक बोलो यार। 8। आजा, तू ही आजा, है तेरा यही है। इधर से लाओ 6। ओके, इधर से लाओ 5। चलो प्रिंट डेवलप करें। यहां से शुरू करो, नीचे से बोलो। 2 वाले में आ गया,
अगला, पांच आ गया, अगला 6 8, ये क्या हो गया 2 5 6 8 10 20। बताओ ये किससे मैच कर रहा है? मदर से, फादर से, या दोनों से? किसी से भी नहीं। पोजीशन देखो 2 5 6 8 10 12, इधर बोलो 10 20, 10 20, इधर बोलो 4 5, मैच कर रहा है। 5 वाला मैच कर रहा है, 2 वाला मैच कर रहा है, इसमें एक फादर से, एक इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। क्या फादर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है? क्या मदर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है? कुछ बेंड, कुछ 50-50। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? रियल में ये पॉसिबल क्यों? कहीं ना कहीं चेंज आने के मियोसिस है। क्या है? तो अब हॉस्पिटल्स में केस आता है ना, बच्चे बदल दिए जाते हैं, आता है ना हॉस्पिटल में, वो लड़का लड़की वाला केस। और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो गया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहले तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप करवाया जाता है चेक। क्या करवाया जाता है? अगर ब्लड ग्रुप से पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो हैदराबाद भेज देंगे, बच्चे को नहीं, डीएनए को। किसको? डन। तो अब क्या किया जाएगा, जो जो कपल थे, 3 कपल थे हमारे पास, ए कपल, बी कपल, सी कपल, और ये चाइल्ड है एक्स, इसका प्रिंट डेवलप कर लिया। ए कपल का प्रिंट बता लिया, बी कपल का आराम से बता देंगे किसका है बच्चा, वो बता देंगे पूरे कपल का। अब अगर डिस्प्यूटेड फादर से मैच करना है, अब ये पता करना, कई बार टीवी में आता है ना, वो बच्चे का बाप कौन है। हमेशा बाप का ही पता किया जाता, मां का नहीं पता किया जाता। मां कौन है वो तो पता ही है, और मां को तो ये भी पता है बाप कौन है। अगर मां बता दे तो टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं, मेरे से बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर बाप का ही क्यों होता है, मां का क्यों नहीं? मैं बड़ा, मां को तो पता है। अब ये तीनों पिताश्री हैं जो क्लेम करें बच्चा उनका। डन। क्या फादर के डीएनए से, फादर के प्रिंट से इसका एग्जैक्टली मैच करेगा? मैक्सिमम मैचिंग। क्या कराओ? जिससे मैक्सिमम मैच कर गया उसको तो बच्चा दे दो, और बाकी को ले आओ, इनके बच्चे और करवाओ। समझ गए? अगला रेप केस। अब रेप केस देखते हैं। अब रेप केस में फीमेल बॉडी के अंदर क्या मिलेगा? स्पर्म। बट स्पर्म तो हैप्लॉइड है। स्पर्म तो मतलब पेयर तो नहीं मिलेगा। पेयर मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे मान लो ये और ये मिल गया, है ना। अब हमें यहां से एक मिलेगा, हमने प्रिंट डेवलप कर लिया, पर जो जो डिस्प्यूटेड है उनका पूरा पेयर ले लो। जहां जो भी आएगा वो प्रिंट में आ जाएगा, जो भी आएगा वो प्रिंट में। जैसे यहां पे इन दोनों में ये दोनों जाएंगे, कोई एक जाएगा, हमें नहीं पता कौन सा गया। दोनों जाएंगे, कोई एक जाएगा, हमें नहीं पता कौन सा गया। दोनों जाएंगे, एक जाएगा, हमें नहीं पता कौन सा गया। तो यहां तो हमें 2 मिलने के चांस, एक ही मिलेगा। इसमें तो दोनों है, इसमें तो इसके दोनों उठा लो। समझ गए सारे? बैंड मैच। अब आजकल इसी को यूज करते हैं इवोल्यूशनरी के अंदर। किसमें? 2 स्पीशीज के प्रिंट बनाओ, अगर प्रिंट में बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस आ रही है, इसका मतलब वो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड है। वो स्पीशीज क्लोजली, ये भी हमारी लाइन है। एंड में जाकर ये लाइन आएगी यहां से पढ़ना। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन द फोरेंसिक साइंस, it have much wider application such as in determining population and मतलब इस प्रोसेस को अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो क्या क्रिमिनल को इजीली पकड़ा जा सकता है? या नहीं? बट हमें काम तरीके से करना पड़ेगा, हमें काम तरीके से करना पड़ेगा। दिस इज द फोरेंसिक साइंस। दिस इज द इंडिया में फोरेंसिक साइंस अब बहुत ज्यादा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। पहले हम ज्यादा फोरेंसिक साइंस में बिलीव, हम तो पहले इन्हीं प्रिंट पे चलते थे।
दे आर द फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंट, इन्हें बदला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तवे पे हाथ रख दो गरम, प्रिंट गायब, प्रिंट, अब प्रिंट ही मैच नहीं करेगा तो कहां से। पर भैया डीएनए कौन कौन सी सेल में घुस के बदलोगे, समझ गए, इज इट क्लियर। वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ऑथेंटिसिटी कम है, बहुत ज्यादा है, इनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ऑथेंटिसिटी, क्योंकि वो तो बदला ही नहीं जा सकता। अब याद करो बच्चों, एक बार जाइगोट बन गया, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हो गया, नाउ इट विल नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज, हमेशा याद रखना, क्लासिकल में आएगा, हमारा जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होगा, फिनोटाइप चेंज होगा। अपनी फोटो मिला लो, बचपन की फोटो से हंसी आ जाएगी। क्या चेंज हुआ, जीनोटाइप या फिनोटाइप? जीनोटाइप कभी चेंज, चाहे एनवायरमेंटल चेंज है, कोई भी चेंज है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विल नेवर चेंज। चेंज कौन होता है, फिनोटाइप। हाँ, फिनोटाइप में लगातार चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंट का इंपैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है, बट जीनोटाइप कभी भी चेंज। तो क्या थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए चेंज होगा? यही तो आपके वहां लाइन थी, डीएनए वर्सेस आरएनए, ए बेटर जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ। क्या डीएनए कभी चेंज होगा? डीएनए विल नेवर चेंज, डीएनए विल, इज दैट क्लियर? हेडिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब हम बनाएंगे मैकेनिज्म, मतलब प्रोसेस। क्या है अब? ये हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल। हाँ बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, प्रिंसिपल। अब चल रहे हैं प्रोसेस की तरफ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डीएनए। क्या चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डालेंगे हेडिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हाँ बच्चों, हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए की जरूरत है। तो हमें सबसे पहले डीएनए को क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्राइम साइट पर हेयर, ब्लड या स्किन मिलने के चांस होंगे। हम इनमें से क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेल में से क्या निकालेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से क्या निकालेंगे, क्रोमोजोम। क्या निकालेंगे, क्रोमोजोम में से क्या निकालेंगे, डीएनए। क्या निकालेंगे, क्रोमोजोम से डीएनए निकालने के लिए पहले किससे ट्रीट करेंगे, प्रोटीएज। किससे? और फिर आरएनएज। पहले किससे, फिर डीएनए मत दे देना, समझ गए? क्या मिल गया? अब डीएनए को पिलाएंगे चिल्ड इथेनॉल, गरम या ठंडा? क्या इथेनॉल पी के डीएनए लुढ़क जाएगा? हाँ, ये तो जेनेटिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है? हैं? दारू पी के डीएनए सही नहीं रहा, हम कहां से रह जाएंगे? क्या डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया, नहीं हो गया? चलो, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, क्या निकाला, से क्या मिलाया? यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर डीएनए को लुढ़काना है तो क्या लगा दो, 3 पैग। अगर आपके पास डीएनए कंटेंट सफिशिएंट हो तो क्या इसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है? लेकिन अगर डीएनए कंटेंट कम हो बाय द, तो बताओ पीसीआर कंपल्सरी स्टेप है या ऑप्शनल है? कंपल्सरी, पीसीआर ऑप्शनल। अगर सफिशिएंट डीएनए कंटेंट है तो पीसीआर की जरूरत, लेकिन अगर इनसफिशिएंट है, हमें क्राइम साइट से बहुत ज्यादा डीएनए नहीं मिला, तो हम रिस्क लेंगे या पहले एम्पलीफाई करवा लें? यार वो डीएनए अगर हमारा डैमेज हो गया तो अब क्राइम साइट पे दोबारा तो है ही नहीं, क्यों, क्राइम साइट तो फ्री कर चुके हैं। क्राइम साइट तो अगर सफिशिएंट डीएनए है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें लग रहा है कंटेंट कम है, कंटेंट, तो सीधा आगे बढ़ेंगे या एम्पलीफाई करवाएं? क्योंकि हो सकता है पहला जो प्रिंट डेवलप करते हैं वो फेल हो जाए। किसी भी एक्सपेरिमेंट में फेलियर का चांस भी होता है या नहीं होता? तो वो चीज हमें कंसीडर करके चलनी। इज इट क्लियर? बना लेंगे।
कल बच्चों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बायोटेक अपन कल से शुरू नहीं करेंगे, मंडे। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सारे लेक्चर डेट वाइज करता हो? हर लेक्चर स्टूडेंट्स पहले डेट लिखती है उसमें? हर लेक्चर से पहले डेट होती है? तो बेटा एक छोटा सा काम करोगे, मेरे को डेट वाइज एक लिस्ट बना दो, है ना। जैसे 10 तारीख को हमारा लेक्चर, उसमें क्या था? जनरल इंट्रोडक्शन था, फिर 11 को डीएनए का स्ट्रक्चर था, फिर 12 को पैकेजिंग, 13 को रेप्लिकेशन, है ना। पूरी कोडिंग के लिए भेजना है मेरे को ना, डेट वाइज किस तरह से चला। क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर आते हैं ना, अगर उनपे टॉपिक नहीं है तो फिर काम के नहीं है ना। और रैंडम से फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग मैं वही तो कह रहा हूं, तभी तो दिक्कत आ रही है। इसलिए डेट वाइज बोला है मैंने। डेट वाइज में सारा सब टॉपिक और सब टॉपिक दोनों, टॉपिक तो मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, सब टॉपिक समझ गए कैसे? से आज हमारा क्या हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। कल क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म द एचजीपी, इस तरह से। एक लिस्ट की मेरे को फोटो भेज देना, बस वो फोटो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। उससे बच्चों आपको हेल्प मिलेगी, है ना, कि यूट्यूब पे अगर आ जाते हैं वैसे कोई फायदा नहीं है रैंडम। नहीं, यूट्यूब पे आते हैं ना, ऐप पे भी आते हैं, वो मेरे को नहीं पता, मेरे को आइडिया नहीं बच्चों। मेरे बच्चों मेरे को नहीं आइडिया, आप मेरे को लिख देना ना। अगर सीक्वेंस आपको मिल जाएगी ना तो आपकी ज्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। सही सीक्वेंस आ गई। एक लाइन, इफ डीएनए कंटेंट इज लो, इफ डीएनए कंटेंट इज लो, then it is multiplied by the PCR. If DNA content is low, then it is multiplied by the PCR. Next line, PCR is the optional step. हाँ बेटा, पीसीआर यहां कंपलसरी है या ऑप्शनल है? पीसीआर करवाएंगे, जरूरी है या करवाया जा सकता है? अगर सफिशिएंट डीएनए है तो पीसीआर की जरूरत, और इनसफिशिएंट डीएनए है तो पीसीआर की जरूरत। तो जब एनसीईआरटी करे ना तो उसके ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना, बस, चिल्ड इथेनॉल। एक ही पॉइंट काम करेगा, क्या रहेगा? चिल्ड इथेनॉल। अब सेकंड हेडिंग पढ़ो, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द डन। तो क्या आएगा सेकंड हमारा पार्ट? ट्रीटेड विद आरई। चलो बोर्ड पर मैं करवा दूंगा तैयार बाद में, है ना। बोर्ड पर मैं करवा दूंगा ट्रीटेड विद। तो आपको जो डीएनए मिल गया था वो डीएनए आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, क्या मिला दिया? HAE थर्ड, आरई मिला दिया। समझ तो सारे गए? डीएनए इंटैक्ट रहा या फ्रेगमेंटेड हो गया? क्या हो गया? लेकिन इन सभी फ्रेगमेंट की लेंथ सेम है या वेरी करेगी? बट ये सारे कॉमन टेस्ट ट्यूब में सारे क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन। थर्ड हेडिंग पढ़ो, आगे बस में पहले ये बनेगा। प्रोसेस में कोई डाउट नहीं आता? प्रोसेस में कुछ है भी तो नहीं? देखो सारे बच्चे बोर्ड पे, क्या प्रोसेस में? डीएनए निकाला, डीएनए को तोड़ा, तोड़कर भगाया, भगाकर उठाया, उठाकर पिलाया और पिला के एक्सरे में ठोक दिया। नहीं समझे? चलो बोलो, सबसे पहले डीएनए को निकाल लिया, निकालकर अभी रुक जा, तोड़ तो दे। डीएनए को तोड़ दिया, तोड़ के फिर जेल में भगाकर पेपर पे, और फिर प्रोब पिलाया और प्रोब पिला के एक्सरे के सामने ठोक दिया, जैसे प्रिंट आ गया। क्या आ गया? ओके, थर्ड स्टेप, जेल
इलेक्ट्रोफोरेसिस, नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यार मेरे पास एक डायग्राम था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, अब कम वक्त है कहां वो नहीं पता लगेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, कहां रखा मेरे को आइडिया नहीं आ रहा। एक मिनट चुप करो सारे, भूल जाऊंगा मैं। ये रहा ये रहा ये रहा। अब आओ बोर्ड पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहला वर्ड क्या है? जेल। सबसे पहला वर्ड क्या है? ये क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे। कॉमनली यूज जेल कौन सी होती है? एग्रोज मिलती है सी वीड्स। किससे मिलती है? ग्रेसिलेरिया एंड द जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंड द। सबसे पहले क्या बनाई जाएगी? जेल। क्या बनाई जाएगी? क्या बनाई जाएगी? जेल बनाने के बाद जेल के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? उनमें क्या कहते हैं उन्हें? और वेल में भर दिया जाएगा सैंपल। क्या भर दिया जाएगा? सबसे पहले क्या बनाई? जेल पर क्या डेवलप कर लिया? वेल में क्या भर दिया? पहला वर्ड छोड़ दो, दूसरा वर्ड उठाओ। जेल पर लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाया जाएगा? एक एंड को क्या बना दिया? दूसरे एंड को। चलो बताओ, डीएनए क्या है? कैटायन है एनायन है? चार्ज है अनचार्ज है? कैटायन है एनायन है? कैथोड पर जाएगा एनोड पर जाएगा? अपने आप जाएगा, फोर्स करना पड़ेगा। फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो मूवमेंट होगी नहीं होगी? मूवमेंट का कारण चार्ज है या वेट है? और डिफरेंट मूवमेंट का कारण। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इस जेल के बीच में छोटे छोटे पोर हैं। समझ गए सारे? तीसरा वर्ड ले लो। बीच में छोटे छोटे पोर से होते हुए मूवमेंट। अब तो मेरे को तुम समझा दो। छोटा फ्रेगमेंट आसानी से मूव कर जाएगा, बड़ा फ्रेगमेंट आसानी से मूव। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा। लाइट जा रहा है, आपको देखो बीच में पिंक कलर का डीएनए दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है? तो ये जो बीच के छोटे छोटे पोर हैं, इन पोर से होता हुआ डीएनए आगे बढ़ रहा है। जिसका साइज छोटा है वो तो आराम से क्रॉस, पर जिसका साइज बड़ा आराम से क्रॉस। तो थोड़े टाइम के बाद सभी की पोजीशन सेम आएगी या वेरी करेगी? पूरी प्रोसेस का नाम बोलो। पहला वर्ड बोलो, अगला वर्ड, अगला वर्ड। तीनों को इंडिविजुअल पकड़ लो। पहला वर्ड डाउट, अगला वर्ड कोई डाउट, अगला वर्ड क्लियर? लिखेंगे। कॉमनली यूज्ड जेल इज द एगेरोज जेल। कॉमनली यूज्ड जेल इज द agarose gel. Commonly used gel is the agarose gel obtained from sea grass. Sea grass ब्रैकेट में ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। सबसे कॉमनली यूज कौन सी होती है? एगेरोज। एगेरोज किससे मिलती है? सी ग्रास, ग्रेसिलेरिया एंड। अगर बच्चों एगेरोज ऑप्शन में ना हो तो पॉली एक्राइल अमाइड जेल भी काम लाई जाती है। अगली लाइन, पॉली एक्राइल अमाइड जेल can also be used. Polyacrylamide gel can also be used. अगर polyacrylamide gel यूज हुआ तो क्या कहलाता है? PAGE पेज। polyacrylamide gel electrophoresis। polyacrylamide gel electrophoresis। क्लियर? पहला पार्ट क्लियर? दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द जेल।
जेल बनाने के बाद जेल पर क्या लगाया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट? नेक्स्ट, डीएनए एज बीइंग एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। डीएनए as being anion move towards anode in the electric field. DNA as being anion move towards anode in the electric field. हाँ बच्चों, rate of movement inversely proportional to size. Okay, next point. Gel have small pore through which DNA move towards anode. जेल के बीच क्या है? छोटे छोटे, और पोर से होते हुआ क्या होगी? डीएनए की। दैट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट, छलनी। अपनी भाषा में छलनी काम हो गया, नहीं हो गया? दैट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट। ये सारी जो बातें है ना, ये बायोटेक में लिखी हुई है, जहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में दिया हुआ है ना, ये सब बातें वहां है। दैट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व करेंगे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। चलो आप सोल्व करो। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट कौन से एंड पर मिलेगा? एनोड एंड। और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कैथोड एंड। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट एनोड एंड, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कैथोड एंड। हाँ बच्चों, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट कहां मिलेगा? एनोड एंड। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट, आइए बोर्ड पर, ये हमारा जेल है। जेल के अंदर ये जेल पार्टिकल है। क्या है ये? जेल पार्टिकल। और जेल पार्टिकल्स के बीच बीच में क्या आ गए? पोर। ये क्या है बच्चों? जेल पार्टिकल। और ये बीच बीच में क्या आ गए? पोर। यहां हमने क्या डेवलप कर लिए? वेल, क्या डेवलप कर लिए? इस एंड को मैंने क्या बना दिया? कैथोड। इस एंड को मैंने, मतलब ये मेरा पॉजिटिव एंड हो गया, ये मेरा हो गया। अब मैंने यहां क्या लोड कर दिया? डीएनए सैंपल। क्या लोड कर दिया? तो डीएनए सैंपल लोड करने के बाद थोड़े टाइम के बाद क्या मेरे को जेल में इन सभी की पोजीशन सेम मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? साइज के अकॉर्डिंग इन सभी की पोजीशन अलग हो जाएगी। क्लियर? चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ गए सारे? क्या है इधर? ये नंबर ऑफ रिपीट्स, नंबर ऑफ। ये कौन सा एंड था हमारा? और ये हमारा, तो सबसे छोटा सबसे आगे और सबसे बड़ा सबसे, तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट एनोड एंड और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। बस note the banana, it is the diagram of the gel electrophoresis. ये मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को ना, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो। कल मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक फ्लो चार्ट भेजा था, उसको कल सारे एक फुल पेज में बनाकर लाओगे। आज नहीं, कल डिस्कस होगा वो कल डिस्कस होगा, ठीक है? हैंडमेड सबके पास होना चाहिए। जो भी काम के पॉइंट है वो हमने सब निकाले हुए हैं, और एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली आता है। एचजीपी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो कल सब बनाकर लाएंगे, ठीक है? बाकी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू बच्चों।